हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 8 फरवरी का द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस हम शुरू करेंगे। जिससे मेन आर्टिकल्स हैं, पहला अ पॉली क्राइसिस दैट इज डेप्लेटिंग पाकिस्तान रेजिलियंस, दूसरा है फिस्कल कंसोलिडेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बजट, तीसरा है निग्लेक्टिंग द हेल्थ सेक्टर हैज कॉन्सिक्वेंसेस, फिर है व्हाट हैज अ यूनियन बजट एलोकेट टू माइनॉरिटीज। जिसमें ये दोनों जो आपके आर्टिकल्स हैं बजट एलोकेशन को लेकर के हैं, लेकिन बहुत सारा डिटेल में हम बजट को कितना एलोकेट हुआ उस पे नहीं जाएंगे, अपने मतलब की बात समझेंगे। जो पहला वाला पॉली क्राइसिस वाला है, इसमें हम आईआर के रिलेशन, आईआर के कॉन्टेक्स्ट से इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान का इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कौन सा डेट है, उसको समझेंगे। और दूसरे वाले में फिस्कल कंसोलिडेशन जो हमारे बजट में अनाउंस हुआ है, फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में कुछ चीजें हैं, उनको देखेंगे डिटेल में। फिर द सागा ऑफ अ स्पाई बलून इन यूएस एयर स्पेस पे, इस पे न्यूज तो ऑलरेडी आ रही है, समझ रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक बार दोबारा गो थ्रू करेंगे। क्विक रीसेट इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप के बारे में एक आर्टिकल है, उसको देखेंगे। और फिर लास्ट में एक इन्फोग्राफिक है वोटर्स नंबर्स पे, उसको भी देखेंगे। ये स्क्रीनशॉट है पहले आर्टिकल का, द हिंदू की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। अ पॉली क्राइसिस दैट इज डेप्रेटिंग पाकिस्तान रेजिलियंस में मेंशन किया जा रहा है कि जो पॉली क्राइसिस का मतलब हुआ बहु संकट, मतलब बहुत सारी चीजों से क्लब होकर के जो संकट पाकिस्तान के ऊपर है अभी, वो क्या कर रहा है, वो उनकी रेजिलियंस पावर को, या जो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन है जो पाकिस्तान का, उसको डिप्लीट कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है धीमे धीमे। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो संकट है पाकिस्तान के ऊपर, अगर हिस्ट्री में हम जाएं तो ये कोई आज का संकट नहीं है। ये 1947 के से 47 के बंटवारे से शुरू होता है, जहाँ पे पहले रेफ्यूजी क्राइसिस बन के उभरा। उसके बाद धीमे धीमे वहां पे पॉलिटिकल और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन की घटनाएं चलती रही। और अगर आप देखें तो आईएमएफ का जो इस बार का बेल आउट है, वो 23वां बेल आउट है पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान मतलब आईएमएफ में बेल आउट लेने के लिए हिस्ट्री है, इतिहास है पूरा उसका। सो ये ऐसा क्यों होता रहा है? क्योंकि वहां पे हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन की घटना हमेशा बनी रही। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो आतंकी, जो रिटर्न ऑफ टेरर का मतलब, जो बीच में कुछ साल बेटर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब जो है आतंकवाद का फिर से वापसी हो रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक संकट गहरा रहा है, जिससे वहां पे चीजें और खराब हो रही हैं दिन ब दिन। इस बात को इस आर्टिकल में मेंशन कर रहे हैं। Since 1947, Pakistan has gone through scores of crises and near collapse, ranging from multiple political and constitutional crises, and also around terrorism. मतलब ये सारी चीजें धीमे धीमे कोलैप्स कर रही हैं, और का संकट को गहरा रही हैं। मतलब पॉलिटिकल मैं बता चुकी हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और साथ ही साथ आतंकवाद। नाउ क्राइसिस एंड रेजिलियंस में जो मेन चीज वो कहते हैं, वो ये है कि अभी के लिए जो पाकिस्तान एक ऐसे किनारे पे पहुंच गया है जहां पे इन चीजों को ठीक करना काफी मुश्किल है। वहां के ही एक फाइनेंशियल टाइम्स के एक एडिटोरियल ने इस बात को मेंशन किया, द इज पाकिस्तान इज इन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट एंड फाइनेंशियल कैटेस्ट्रॉफी विद द श्रीलंकन टाइप सिचुएशन स्टार्टिंग इट इन द फेज। जिसमें श्रीलंका की जैसे जो इकोनॉमी में संकट है, डेट का जो संकट चल रहा है, उसी के जैसी कुछ सिचुएशन चेहरे पे आ रही है, और पाकिस्तान उसको फेस कर रहा है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है, इट हैज बिकम अ क्लीशे दैट पाकिस्तान इज ऑलवेज इन क्राइसिस। लेकिन ये समझने वाली बात है कि पाकिस्तान हमेशा से संकटों में रहा है। और थैंक यू टू फ्रेंडली कंट्रीज जो रही हैं उनकी सहायता की वजह से, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहे, इसमें आईएमएफ का बड़ा रोल है, उस इकोनॉमी को बचाने में बड़ा हाथ रहा है। अदरवाइज ये चीजें कब की खराब हो गई होती, क्योंकि जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी, जो स्टेट ऑफ सिचुएशन चल रही है ना, वो परपेचुअल क्राइसिस है, मतलब सदा चलने वाला संकट है पाकिस्तान के हवाले से। और इस बार का जो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन भी किया, मिस्टर शरीफ ने, कि इस बार का जो बेल आउट आईएमएफ से मिल रहा है, उनका 23वां बेल आउट है, 23वां अग्रीमेंट है। पर इस बार की जो कंडीशनैलिटीज रखी है आईएमएफ ने, वो हाश है और बियॉन्ड इमेजिनेशन। मतलब 23वां आपको बेल आउट मिल रहा है, तो आप एक्चुअली क्या करना चाहते हो? तो इस सिचुएशन में आईएमएफ जो जो सबसे बड़ा डोनर है विश्व का, देशों को, वो अपनी कुछ कंडीशंस को हार्श तरीके से इस बार रख रहा है, जिसकी वजह से उनके लिए एक्सेप्ट करना और उसको ले जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। फाइनेंशियल एबियस और एंड पॉलिटिकल ट्रबल्स में मेंशन कर रहे हैं कि ये सिचुएशन में अभी क्या चल रहा है कि 28% इन्फ्लेशन है, 17% का उनको उनकी जो वैल्यू है करेंसी की, वो गिरी है। और साथ ही साथ जो उनके ऊपर जो एक्सचेंज रिजर्व है, वो सिर्फ $3 बिलियन का रह गया है, जो जिसके हिसाब से वो 4 महीने का भी इम्पोर्ट नहीं कर सकते, इतनी वैल्यू है 3 बिलियन की। ठीक है। एंड फॉलिंग एवरी फ्यू वीक्स, और जो वैल्यू है वो गिर रही। फॉरेक्स नहीं है तो आप क्या परचेज करोगे, इम्पोर्ट कैसे करोगे? और ये जो सिचुएशंस पहले भी जन्म ले चुकी हैं, कई बार अटेम्प्ट हुआ है पाकिस्तान के ऊपर इस सिचुएशन के द्वारा।
कि जो इस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस की जो सिचुएशन पहले भी बनी है, 98 का हवाला देते हैं, फिर 2008 के क्राइसिस का हवाला देते हैं। तो उसमें तो पूरे विश्व की इकोनॉमी में क्राइसिस आया हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस में की बात कर रहे हैं। उसके साथ 9/11 में क्या की घटना जब हुई 2001 में, तभी भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऐसी कोई चीज थी, लेकिन उसको रेस्क्यू कर लिया गया था बेल आउट के माध्यम से। लेकिन फिर भी receiving huge amount of aid and went for its supposed premium geopolitical location next to Afghanistan. So ये कुछ चीजें आप आसपास के देशों ने, फ्रेंडली देशों ने और बेल आउट उनको बचा लिया, लेकिन कब तक उस तो वो चीज इवॉल्व होती रह रही है और अब सामने आ रही है। Now, economic crisis has only been made worse due to misgovernance and inaptitude evolved in hubris over the last 4 years. So, जो ये सिचुएशन बन रही है वो क्यों है? मिसगवर्नेंस और जो वहाँ की जो एलिट क्लास है, जो उसने वहाँ के सिचुएशन को खराब कर रखा है। हम जानते हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो यूजुअली मिलिट्री पावर से डोमिनेट होती है, और इसकी वजह से जो वहाँ की जो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है उसके पास कुछ होता नहीं है। अगर इमरान खान की पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल स्टेप्स में जाएं, जब इमरान खान की सरकार थी, तो उस केस में भी वहाँ की कुछ प्रोविंसेस को उन्होंने खुद डिसॉल्व कर दिया था, क्योंकि उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और उनका जो स्टेटस को है, पॉलिटिकल स्टेटस को भी वो चेंज नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पावर का किसी और की पावर से डोमिनेट होते हैं, वो है मिलिट्री पावर। अपार्ट फ्रॉम दिस 67% ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं। मतलब कुछ ऐसी प्रोविंसेस हैं जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स पे चल रही हैं, मतलब उनके पास खुद के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। टेरर शैडो, और अब की जो घटना वो है कि हम देख ही रहे हैं कि वहां पे कुछ दिन पहले एक मॉस्क में ब्लास्ट भी हुआ था 30 जनवरी को, वेयर अ सुसाइड बॉम्बर किल्ड ओवर 100 वर्शिपर्स इन मॉस्क इन पेशावर। ये सब क्या है? ये एक्चुअली तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एक्सपेंशन है, जो एक तरीके से पावर को कंट्रोल में करना चाहते हैं और वहां की सिचुएशन को और खराब करना चाहते हैं। उसके साथ ही साथ जो ये घटना के होते के साथ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल सईद असीम मुनीर लीविंग फॉर अ 5 डे टूर टू द यूनाइटेड किंगडम ऑन डिफेंस रिलेटेड इश्यूज बिटवीन February 5 to 9। बट डिफेंस के मामलों को लेकर के जो उनके वहाँ के आर्मी स्टाफ है वो जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं किंग यूके, तो वो भी फरवरी 5 से लेकर के 9 तक, सून आफ्टर द ब्लास्ट के होने के बाद। तो वहाँ के जो हेड्स हैं, जो आर्मी हेड जो कंट्रोल करते हैं, अगर वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला भी कोई नहीं है उस देश में। Now, Pakistan has become a dysfunctional state where its elites have revealed their incompetence. Elite class जो है पाकिस्तान का, जो वहाँ को गवर्न करता है, फंडामेंटल्स को, वहाँ के बाद डे टू डे इश्यूज को गवर्न करता है, पब्लिक नेचर, मतलब एलिट क्लास, इनके हाथ में पावर है, मिलिट्री पावर के साथ साथ, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वहां पे, जो चल रही सालों से चल रही है, डेमोक्रेसी को लाई कभी नहीं लाई। तो कुछ साल का तो ठीक रहा, लेकिन उसके अलावा अब सिचुएशन काफी खराब है। तो उसको लेकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बिगेस्ट क्राइसिस है। अब देखते हैं कि हैंडल कैसे करेगा वो देश। फिलहाल के लिए जो स्क्रीनशॉट दिखाता है हमको, ये गूगल से मिला, आप भी ले सकते हैं, कि पाकिस्तान के ऊपर जो अभी तक का लोन सर्विसेज है ना, जिसको कहते हैं DSSI, उसके एलिजिबल में 73 देश आते हैं। पाकिस्तान पहला देश है उसमें, जिसके ऊपर 20 ट्रिलियन रुपीज कहना चाहिए का एक्सटर्नल डेट है उनके ऊपर, 20 ट्रिलियन का। और साथ ही साथ उनकी रैंकिंग है GDP में नहीं जाते। उसके अलावा एनर्जी क्राइसिस भी बड़ा संकट है पाकिस्तान के ऊपर, जो भी न्यूज में भी आ रहा है आजकल। सो इस केस में जो ये डेट है उसके हिसाब से वो, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और साथ ही साथ टेरर का जो शुरुआत दोबारा हो गई है, उसके लिए देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान किस करवट बैठता है। ठीक है। दूसरा आर्टिकल है फिजिकल कंसोलिडेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बजट, जिसको लिखा है सी रंगराजन ने, जो पहले फॉर्मर चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रहे हैं, साथ ही साथ फॉर्मर गवर्नर भी रहे हैं RBI के। और दूसरे DK श्रीवास्तव इज चीफ पॉलिसी एडवाइजर EY इंडिया एंड फॉर्मर डायरेक्टर मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने आर्टिकल लिखा है दोनों ने। ना ये मेंशन करते हैं कि जो फिजिकल कंसोलिडेशन को मेंशन किया गया बजट में, उसके लिए सही रास्ता बनाने की जरूरत है। अगर रास्ता नहीं बना पाएंगे तो अपने टारगेट्स को, अपनी ग्रोथ और स्टेबिलिटी को आप अचीव नहीं कर पाओगे, और ना ही आप मीडियम टर्म के टारगेट्स को हिट करोगे, जो कि आंसर है इंडिया सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। जो इंडिया की सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको केटर करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए आपको जरूरी है कि एक अच्छा रोड मैप चाहिए। किसके लिए? फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए। अच्छा, प्री के पर्पज से ये टर्म इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी कहती आई हूँ, क्योंकि फिजिकल कंसोलिडेशन पूछा जा सकता है क्या है, इससे आप क्या समझते हो। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो है ही, क्योंकि बजट की कई एस्पेक्ट ऐसे हैं जो मेंस की GS3 वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं। देखते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन क्या है। फिजिकल कंसोलिडेशन इज डिफाइंड एज कॉन्क्रीट पॉलिसी। क्या है? कॉन्क्रीट पॉलिसीज हैं। ये एम क्या करती हैं? रिड्यूसिंग गवर्नमेंट डेफिसिट्स एंड डेट एक्यूमुलेशन। मतलब हमारे देश में जो डेट है, उस जो एक्यूमुलेशन डेट इकट्ठा हो गया है, जो डेट,
और जो डेफिसिट है, जो डेफिसिट का मतलब होता है, जैसे फिजिकल डेफिसिट की हम बात करते हैं, जहाँ पे हमारा खर्चा ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, उसको कम करने के लिए पॉलिसी बनाने को कहते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन। ठीक है, इसे कहते हैं राजकोषीय समेकन भी कहते हैं हिंदी में। नाउ इसका जो जो दीज कंसोलिडेशन प्लान एंड डिटेल मेजर्स आर गिवन एज ए परसेंट ऑफ नॉमिनल जीडीपी, और जो ये प्लान्स होते हैं वो एक परसेंटेज होते हैं नॉमिनल जीडीपी का। नॉमिनल जीडीपी पे नहीं जाएंगे, सिर्फ जीडीपी समझ लिया उतना काफी है फिलहाल के लिए, कि ये जो होता है परसेंटेज होता है जीडीपी का, जिस और वो उसके ऊपर आप पॉलिसी बनाते हो। ठीक है, तो आपका जो फिजिकल डेफिसिट होगा वो कैसे कम हो, और साथ ही साथ आपके ऊपर जो डेट है वो कैसे कम हो, इसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाती है, वो है इसके इसे कहते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन। ना कुछ वार्निंग साइंस आईएमएफ ने हमको पहले दिए थे, वो क्या है वार्निंग साइंस, क्या है कि हमारा जो इस इंटेंसिफाइंग स्पिल ओवर फ्रॉम रशियाज वॉर इन यूक्रेन। स्पिल ओवर क्या का मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर इफेक्ट यूक्रेन रशिया वॉर का ज्यादा है, स्पिल ओवर। द कमोडिटी प्राइस शॉक्स क्या है, हमारे हाई है, हमारे पर जो प्राइस शॉक है ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर या नीचे होता है, वो प्राइस शॉक्स वो बहुत हाई है। उसके साथ हमारा जो इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन है वो मीडियम लेवल पे है। साइबर अटैक्स ऑन क्रिटिकल फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मीडियम पे है। ये थोड़ा पिछले साल के का डेटा है, इस साल कुछ और आ सकता है। उसके साथ ही हमारे ऊपर अब्रप्ट ग्लोबल स्लो डाउन और रिसेशन का जो खतरा है वो भी मीडियम है। उसके साथ जो हमारी शार्प टाइटनिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस है वो हाई है। तो क्योंकि हमारे ऊपर प्राइस शॉक ज्यादा है तो हमारा टाइटनिंग पॉलिसी भी हाई है। प्राइस शॉक का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन की जो घटना है वो ज्यादा हाई है, प्राइस जो ऊपर नीचे होती रहती है, उसकी वजह से हमारे ऊपर शार्प टाइटनिंग का मतलब उसे कंट्रोल करने के लिए हमारी जो कैपेसिटी है या हमारे स्टेप्स हैं वो भी हाई, हम ज्यादा इसको मॉडरेट करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ वार्निंग साइंस हैं इस बात के, आईएमएफ रिस्क असेसमेंट की एक रिपोर्ट है, उसका स्क्रीनशॉट है। अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे थे फिजिकल कंसोलिडेशन की, तो देखते हैं कि हमारे ऊपर डेट कितना है। तो ये स्क्रीनशॉट इकोनॉमिक सर्वे का है इस साल का, इसमें पता चलता है कि हमारे पास एक्सटर्नल डेट है 6.59, ये परसेंट जो नंबर है। तो सॉरी लाख करोड़, माय मिस्टेक, कितने लाख करोड़ का हमारे पास इस एक्सटर्नल डेट है। ठीक है, जिसमें से हमारे पास पब्लिक डेट 121 लाख करोड़ और इंटरनल डेट में देश के अंदर कितना है 114। अगर आप देखें तो हमारा जो पब्लिक डेट और इंटरनल डेट ही सबसे ज्यादा है, एक्सटर्नल डेट काफी कम है अगर आप देखिए कंपैरिजन करें तो। और इस स्क्रीन में देखेंगे तो इंटरनल लाइबिलिटी हमारे पास 95.1% है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमारी 49.6%। मतलब घबराने की बात भी नहीं है, डेट कम होना चाहिए, लेकिन जो ज्यादातर डेट है वो हमारे इंटरनल पब्लिक और इंटरनल डेट हमारे ऊपर ज्यादा है, ना कि एक्सटर्नल डेट। ठीक है, ना उसके बाद देखते हैं कि एक्चुअली जो फिजिकल डेफिसिट की जो हम बात करते हैं, जो भी हमने करी डेफिनेशन में, वो क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट एक्चुअली क्या है कि जब हमारा रेवेन्यू जो है वो कम है, माइनस में है, और जब हमारा एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है। ठीक है, एक्सपेंसेस प्लस में है, तो ये सिचुएशन होती है फिजिकल डेफिसिट की। ठीक है, राजकोषीय घाटा। तो इस केस में क्या है, जो लास्ट ईयर का डेटा कहता है कि हमारे ऊपर 2.2 ट्रिलियन का फिजिकल डेफिसिट था, लास्ट ईयर की बात है। और ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो कम है और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ये लास्ट ईयर का डेटा है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का स्क्रीनशॉट है। लेकिन अगर आप देखें कि फिजिकल डेफिसिट जो स्क्रीनशॉट में 6.4% दिखा रहा है इस बार का, जो अभी का एस्टिमेटेड है बजट का, ये हमारे बजट का स्क्रीनशॉट है, 6.4% है। कितना है, 6.4%। ठीक है, होना कितना चाहिए अभी आगे देखेंगे ना। फिजिकल डेफिसिट डिटेल में दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो रेवेन्यू सबसे ज्यादा है और इसी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट ज्यादा है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो उतने लेवल पे ऊपर नहीं जा रही है। अगर आप देखें नेट टैक्स रेवेन्यू कितना 19.535 है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना 31.95, काफी गैप है इसके बीच में, इसकी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे इस बार का दिखा रहा है कि 6.4 हमारा परसेंट जो है फिजिकल डेफिसिट है एज पर एस्टिमेटेड बजट। अच्छा, अब आते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट पे। दो डेफिसिट की बात हो रही है, मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज, दूसरे देश में जब हम माल बेचते हैं वो पैसा, और जब दूसरे देश से हम माल खरीदते हैं वो पैसे के गैप को कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो देश के अंदर की बात है, और करंट अकाउंट डेफिसिट है तो डेफिसिट, लेकिन ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो माल हम खरीदते बेचते हैं दूसरे देशों को,
उसकी बात है। इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी इंपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ दोज वी एक्सपोर्ट, द कंट्री इज सेड टू बी इन अ डेफिसिट एंड द डिफरेंस इन द टू वैल्यूज इज कैट। ठीक है, तो कैट हो गया हमारा खरीद फरोख्त बाहर के देशों से, और जो हमारा फिजिकल डेफिसिट हो गया रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर वाला हिसाब देश के अंदर की बात होती है। नाउ करंट अकाउंट डेफिसिट जो 23 में हमारा कम होने की गुंजाइश है, ऐसा आरबीआई ने पहले कहा है, और देखते हैं कि कितना कम होगा, पर फिलहाल के लिए हमारे सामने ये पिक्चर है। ठीक है, ना बजट सपोर्ट टू ग्रोथ आर्टिकल में वापस आते हैं। वो कहते हैं कि आप जो हमारा ग्रोथ है, बजटरी सपोर्ट टू ग्रोथ है, वो उसमें कहता है कि हमको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इस बार ज्यादा करेगी, उन्होंने कहा, एंड इट्स रेवेन्यू कैपिटल कंपोनेंट। उन्होंने कहा कि जो ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो ग्रोथ है वो एक्सपेंडिचर पर ज्यादा डिपेंड करती है, एंड इट्स रेवेन्यू एंड कैपिटल कंपोनेंट्स, और रेवेन्यू पे। तो रेवेन्यू आना भी तो कहीं से चाहिए ना, जब रेवेन्यू आएगा तभी तो आप एक्सपेंस करोगे। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज बजटेड टू ग्रो कितना, ये कह रहे हैं जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो बजटेड टू ग्रो कितना है, 7.5, इतना होगा या होना चाहिए। While nominal GDP growth is estimated to fall 15.4%, वो कह रहे हैं एज पर डेटा जीडीपी ग्रोथ कम जाने वाली है और आपका एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू जीडीपी शोन टू फॉल फ्रॉम 15.3 टू 14.9 एज पर डेटा, जो बजट के नंबर्स में वो कह रहे हैं कि जो आपका एक्सपेंडिचर टू जीडीपी है वो गिरने वाला है एज पर डेटा जो आपने बजट दिखाया है। तो इसको समझने की जरूरत क्या है कि हम ये देखें कि इस आने वाले साल में जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो बढ़ने वाला है, और हमारे पास जो रेवेन्यू के चांसेस हैं एज पर बैकअप ब्लॉक वो कम है। तो आप कौन सा रोड मैप तैयार करोगे जिससे आपका जो रेवेन्यू बढ़ेगा, ये सवाल ये आर्टिकल शुरुआत में उठा देता है ना। उसके बाद वो मेंशन करते हैं स्टेट्समेंट, और जबकि आपकी जो पॉलिसी में आपने कहा कि आप स्टेट्स को क्या करोगे, स्टेट्स को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दोगे, जिससे क्या होगा कि जो स्टेट्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वो भी अपनी एसेट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब स्टेट्स आपसे लोन लेंगे तो उस लोन का करेंगे क्या, वो लोन से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, लोगों को काम देंगे, क्योंकि इस बार की गवर्नमेंट पे प्रेशर ये था कि जॉब्स नहीं थी। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हो तो उससे क्या होगा, लोगों को काम करने की जगह मिलेगी, कंपनियां इन्वेस्टमेंट लगाएंगी, नई नई दुकानें खुलेंगी, नए नए बिजनेस खुलेंगे, तो जॉब बनेगा। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा रोल है जीडीपी में। तो वही उसी को कह रहे हैं कि आप स्टेट्स को लोन दे रहे हो, ऊपर से आपने कहा है कि आप एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, जबकि जीडीपी का परसेंटेज उस लेवल से ग्रो नहीं कर रहा है। आईएमएफ ने भी कहा है, आप तो प्रेडिक्ट कर रहे हो कि 708% ऊपर जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। ग्रोथ may also be stimulated indirectly due to an increase in private disposable income, और जैसा कि आपने टैक्स में रिलैक्सेशन दिया है, तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपने टैक्स में जो राहत दी है उससे भी लोग परचेजिंग ज्यादा करेंगे, तो हो सकता है कि आपको एक तरीके का स्टिमुलस मिल जाए इनडायरेक्टली, और डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में ज्यादा होने से आपको नया टैक्स रिजीम जो आपने बनाया है, आपको मार्केट में पैसा ज्यादा दिखाई दे। लेकिन ऐसा होता है कि जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो एक कारण बनता है इन्फ्लेशन का भी। ये आर्टिकल नहीं कह रहा, ये मैं कह रही हूँ कि जब जब मार्केट में पैसा, जब लोगों के पास ज्यादा पेइंग कैपेसिटी होती है और वो टैक्स स्लैब में नहीं होती, तो उस केस में ऐसा भी होता है कि लोग ज्यादा खर्चदारी करते हैं, इससे इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा एस्पेक्ट है। नाउ अब वो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल कंडीशंस एज रीजन। एक्सटर्नल कंडीशंस क्या है कि एफआरबीएम कहता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट कहता है 2018 के हिसाब से कि सरकार का दायित्व है कि वो अपने फिजिकल डेफिसिट को 3% ऑफ जीडीपी तक लेकर के आए, लेकिन ये ऑपरेशनल टारगेट है, रियल में इतना नहीं है। लेकिन ये मैंडेट है कि आपको अपना डेट टू जीडीपी रेशियो को 40% से नीचे लेकर के आना है। डेटा कहता है कि 22-23 में जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 60.2 है। ठीक है, तो मतलब काफी ऊपर है। तो आपकी जिम्मेदारी है सरकार की, पहले इसको नीचे लेकर के आए। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर डेट आपके ऊपर ज्यादा है और फिर आप ज्यादा खर्च करते हो, तो एक कंडीशनैलिटी यहाँ ये बनती है कि आपका फिजिकल डेफिसिट कभी नीचे नहीं आ पाएगा, आप खर्च ज्यादा कर रहे हो। ज्यादा खर्च करोगे तो रेवेन्यू के चांसेस भी तो होने चाहिए। इसको आगे उन्होंने बताया कि करना क्या है। If there is a deviation from fiscal deficit GDP ratio of 3%, the center is required to state the reason. और अगर आप 3% मेंटेन नहीं कर पाते हो तो केंद्र को उसका जवाब देना होता है। द पॉइंट इज दिस, वो कहते हैं कि ये जो टारगेट है ना 3% ऑफ जीडीपी का, ये अभी आप अचीव नहीं कर पाओगे। आपको अपना फिजिकल डेफिसिट मेंटेन करने में और जीडीपी रेशियो मेंटेन करने में समय लगेगा, और ये 25-26 तक कहीं जाकर के हो पाएगा। और जो लेवल है 3% का, वो भी अभी आप अचीव नहीं कर पाओगे एज पर द सिचुएशन। ठीक है, now the point is this, a high debt to GDP ratio is undesirable for a country। ये जो रिसर्च कहता है
कि डेट टू जीडीपी किसी देश के लिए अच्छा नहीं है अगर वो हाई लेवल पे है। और मैनेजेबल कहाँ तक होता है? 77% तक। तो क्या इंडिया के ऊपर ही इतना बड़ा, सिर्फ इंडिया का जीडीपी अगर 60 चल रहा है, 40 पे लाना है, तो 77% ठीक है? नहीं, ऐसे कई देश हैं जिनका 77% से भी कहीं ज्यादा है। स्क्रीनशॉट दिखाता है 2020 तक कि जापान और ग्रीस, यूएस ऐसे देश हैं जो बड़े, इनके ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, और जिसकी वजह से इकोनॉमी ऐसा नहीं कि बैठ गई है, लेकिन फिर भी इनकी पेइंग कैपेसिटी भी अलग है और डेट टू जीडीपी रेशियो भी काफी अलग है। So, in a study conducted by World Bank, a ratio that exceeds 70% of an extended period of time may result in the adverse impact. मतलब अगर 77% से ऊपर आपका डेट रहता है कई समय तक, तो उसके एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। नाउ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो वो कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना, तो इसका सोल्यूशन क्या है कि अपने पास आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा लीजिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएं? कि आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ज्यादा रूम दीजिए इन्वेस्ट करने के लिए। एज पर डेटा कि यह कह रहे हैं कि 8% ऑफ जीडीपी नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो है। फॉरेन का कैपिटल इनफ्लो कितना है? 8%। टू और अकाउंट और इन 2.5 और इनफ्लोज अमाउंटिंग टू 2.5% ऑफ जीडीपी। और वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो स्कोप है, सिर्फ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1.1% ही अवेलेबल है। तो एक्चुअली कहना चाह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करिए अपने देश में पैसा लगाने के लिए। आपको याद होगा कल की न्यूज में आया भी था, जहां पे ई 20 फ्यूल को लेकर के, ई 20 फ्यूल को लेकर के साथ ही साथ उन्होंने एक फैक्ट्री का भी इनॉग्रेशन किया हमारे प्रधानमंत्री। तो उन्होंने कहा कि आप ई 20 फ्यूल को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, जहां पे एथनॉल ब्लेंडिंग 20% करना चाहेंगे, 10 से 20। तो वो चाह रहे हैं कि बाहर के देश यहाँ पे आए और नेचुरल गैसेस में या फॉसल फ्यूल में आकर के हमारे देश में आके हमारे देश में आके पैसा लगाएं और साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन करें। सो उस केस में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि आप यहाँ आके पैसा लगाइए। तो वो सब क्या चीजें? वो यही सारी चीजें हैं। जब बाहरी कंपनीज यहाँ पे आके पैसा लगाएंगी, तभी आप इन जब चीजों को बैलेंस अप कर पाओगे। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे इंडिया का है। इसमें मेंशन है कि एफडीआई इनफ्लोज इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना? सिंगापुर सबसे ज्यादा आया, फिर यूएसए, मॉरिशस, नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। ये सवाल पूछा भी गया है एक बार कि सबसे ज्यादा हमारे पास एफडीआई किन देशों से आता है, तो वो इन देशों से आता है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दो टर्म होती है, एक होता है एफआईआई, ठीक है, एक होता है डीआईआई। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए ही चाहिए। और वो कौन से स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट एफडीआई है? वो है कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु एंड हरियाणा। ठीक है। नाउ इन्वेस्टमेंट ऑफ सेंटर्स पीएसयूज themselves, तो वो कह रहे हैं कि सेंटर को भी अपने अपने पीएसयूज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, करना ही पड़ेगा, तभी आप जाकर के बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाओगे। लेकिन वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह गए, दिस इज नॉट एमिनेबल टू क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट फॉर इंटरेस्ट रेट रिडक्शन। लेकिन आप किसी भी तरीके का इंटरेस्ट रेट रिडक्शन का चांस नहीं ले सकते। आपको याद होगा इंटरेस्ट रेट्स की बात होती है, यूएस फेड की बात होती है। मतलब अगर अपना आप इंटरेस्ट रेट घटाओगे, जो बैंक हमेशा अपना आरबीआई जो पॉलिसी कंट्रोल करता रहता है, उसको ना करें। इनफैक्ट अगर ऐसा आप करोगे तो क्या होगा, आप ज्यादा बोरो कर जाओगे और फिर वो इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज को एक नेगेटिव टेंजेंट में ले जाएगा। मतलब आप इंटरेस्ट रेट जो घटाना अगर चाहते हो तो वो ना घटाओ, आप आरबीआई जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट को इन्हांस करे, सो दैट कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको दें। उस केस में क्या है कि वो कह रहे इट इज नॉट एमिनेबल टू क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट फॉर इंटरेस्ट रेट रिडक्शन। इनफैक्ट ट्राई टू बोरो बियॉन्ड द अवेलेबल इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट कैन ओनली लीड टू इन्फ्लेशन। अगर ऐसा हुआ तो इन्फ्लेशन हो सकता है अगर आपने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया। ठीक है। एंड नॉट एमिनेबल टू क्रिएट एनवायरमेंट टू इंटरेस्ट रेट रिडक्शन, मतलब अगर आपने इंटरेस्ट रेट जहां 10% था, सपोज करिए आपने उसको 8 कर दिया, तो मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाएगा, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये अभी आप ना करें, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, सलाह दे रहे हैं। उसके साथ ये जो स्क्रीनशॉट है वो दिखा रहा है कि हमारे पास एफआईज और डीआईएस का कितना इन्वेस्टमेंट रहा पिछले सालों में। ये फोर्ब्स इंडिया का डेटा है, जिससे मेंशन करते हैं कि ब्लू वाला जो इलाका है वो डीआई, जो ब्लू वाला है वो एफआईज है और येलो वाला डीआई। तो आप देखिए कि जुलाई में लास्ट ईयर की बात है, डीआई ने इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद आप देखिए कि
ठीक है, चल रहा है। हमारे डीआईस काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एफआई से भी है, लेकिन एफआई माइनस में चल रहे हैं। फेब 22 तक आ गए, देखिए 3 जो स्लैब है माइनस में, ये भी माइनस में है। और डीआईएस का जो है, डीआईएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो इस हवाले से एक बात क्लियर है कि फिस्कल कंसोलिडेशन क्या है, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें जीएस3 के लिए इंपॉर्टेंट बैठती हैं और प्रीमियम पूछी भी जा सकती हैं, तो इनको आप दिमाग में जरूर रखिए। नेक्स्ट आर्टिकल, निग्लेक्टिंग द हेल्थ सेक्टर एज कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें मेंशन करते हैं इंडिया नीड्स एन इन्फ्यूजन ऑफ रिसोर्सेज एंड अ बोल्ड इमेजिनेशन टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द सेक्टर। मतलब उनको रिसोर्सेज को इन्फ्यूज करने की जरूरत है और एक बोल्ड इमेजिनेशन को दिमाग में रखने की जरूरत है, जहां पे वो इस सेक्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्योंकि हर काफी समय से ये बात को उठाया जाता रहा है कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है हेल्थ सेक्टर को लेकर के, वो उस इंडिया की इकोनॉमी का कि जीडीपी का 2% भी नहीं है। और हमारा जो देश है वो पॉपुलेशन के हवाले से विश्व में पहला देश होने जा रहा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट हेल्थ के सेक्टर में इतना कम क्यों है, ये पहले भी सवाल उठ चुके हैं। तो उसको एड्रेस करके हुए मैम कहती हैं, द स्टेगनेंट एलोकेशन इन द बजट फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन रिमाइंडेड मी ऑन द फिल्म द लास्ट जार। लास्ट जार के ऊपर हमने एक मूवी के को रेफर करते हुए बोलती है कि निकलस से उनके जो कैप्टर्स है, कम्युनिस्ट कैप्टर्स, उन्होंने पूछा कि वाई ही हैज बिन इम्प्रिजन डिस्पाइट लविंग रशिया, कि उसको इम्प्रिजनमेंट क्यों दिया गया, जबकि वो रशिया से बहुत प्यार करता है। तो उन्होंने जवाब पाया दैट यू लव रशिया बट नॉट द पीपल, आप रशिया को प्यार करते हो लेकिन लोग आपको प्यार नहीं करते। तो इस मामले में वो कहती हैं कि हेल्थ एजुकेशन और न्यूट्रिशन को कोई भी देश निगेट नहीं कर सकता। ऐसे पहले भी कई एग्जाम्पल्स आए हैं जहां पर अगर आप इन सबको निगेट करते हो तो लॉन्ग रन में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो ये जो पिक्चर, ये जो आगे आर्टिकल में कहती हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूके पूरी तरीके से डिवास्टेटेड हो गया, तो उन्होंने अपने रिजीम को चेंज करने के लिए देश को फिर से एक अच्छा हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, नेशनल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े चेंजेस किए और उन्होंने 5 एविल्स को टारगेट किया। वो क्या था, वांट, डिजीज, इग्नोरेंस एंड स्क्वेरल एंड आइडलनेस। तो इन 5 चीजों को उन्होंने टारगेट किया और उन्होंने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से रीस्टैब्लिश किया, जो किसी देश की रिक्वायरमेंट है। India's budget for healthcare saw a marginal increase of 13% in budget 23-24 from 79,145 crore in 22-23। तो ध्यान दीजिएगा, जो इस बार का जो बजट है उसमें बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज है 13% का, टू 89,155 इन 23-24। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और इसी वजह से इस बात को वो हाईलाइट कर रही है कि आपके देश में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन की बात होती है, हेल्थ की बात होती है, बेसिक चीजों की बात होती है, उसके हवाले से इतना अलॉटमेंट कम क्यों है। नाउ लोग कहेंगे, वो कहती है, लोग कहेंगे कि हमने फूड सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स में इजाफा किया है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहे हैं, साथ ही साथ हम क्लीन वाटर, हाउसिंग, टॉयलेट्स की बात करते हैं। तो ये सब चीजें क्या ओवरराइड कर सकती हैं इन सब चीजों को? ऐसा नहीं है, इनका सिर्फ पार्शियल गेन ही है। अगर आप लॉन्गर रन में लोगों को यूनिवर्सल एक्सेस नहीं देंगे हेल्थ के हवाले से, तो बहुत ज्यादा समय तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो स्टडी दिखाती हैं कि यूएस में रीगन के टाइम में innovation after the Reagan era, innovation and scientific capability took a hit when public investment in education was reduced to push privatization। तो ऐसा हुआ है कि जिन देशों में एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो गया, साथ ही साथ ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पर इलिटरेट लोग परसेंटेज ज्यादा था, अनहेल्दी लोग ज्यादा थे, माल नरिश लोग ज्यादा थे, तो उन देशों में उन डेवलप देशों में काफी उनको बाद में इनके नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिले। इस ऐसा निकारागुआ में भी हुआ और बाद में उनको उसके लिए यूनिवर्सल एजुकेशन और हेल्थ के लिए स्टेप उठाने पड़े। तो अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो लॉन्गर रन में इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं। इन द व्यू ऑफ बजट इज डिसअपॉइंटिंग। A study showed that 230 million Indians slid into poverty due to COVID-19। कोविड-19 की वजह से 230 मिलियन इंडियंस जो है वो पॉवर्टी लाइन में चले गए। उसके साथ ASER रिपोर्ट, जो असर की रिपोर्ट अभी आई थी, उसमें बताया गया कि क्लास 2 की टेक्स्ट बुक को पढ़ने वाले जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कौन? क्लास 5 के बच्चे। तो ये भी अपने आप में नेगेटिव नंबर है। साथ ही साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से अमंग चिल्ड्रन एज बिलो 5 इयर्स 35.5% वर स्टन्ड एंड 32.1% वर अंडरवेट। सो जो चीजें हैं वो, इन सब चीजों को आप अगर आपको एड्रेस करना है तो आपको हेल्थ के सेक्टर का जो बजट है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मिड डे मील्स भी 9% से रिड्यूस कर दी गई। सब क्यों कर रहे हैं? और डिजीज बर्डन इज राइजिंग और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नंबर्स, मेंटल हेल्थ एंड जेरियाट्रिक केयर एडिंग टू द लोड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो इन सब चीजों को
को भी हैंडल करना चाहिए, गवर्नमेंट को एड्रेस करते हुए उस पे आगे एलोकेशन बढ़ाना भी चाहिए। कुछ फॉल्ट लाइंस क्या बता रही है कि कोविड-19 के बाद लोगों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन, इनकम बर्डन, हेल्थ बर्डन, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हुए जिनसे उनका पूरा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर गया और पूरे नेशन को एक तरीके का हिट लगा है। तो कोविड-19 के बाद ये जो हेल्थ सेक्टर में एलोकेशन हुआ उसको बढ़ाकर के किया जाना चाहिए था, कम नहीं किया जा रहा। आर्टिकल है व्हाट हैज द यूनियन बजट एलोकेटेड टू माइनॉरिटीज। इसमें वो मेंशन करते हैं कि यूनियन बजट में माइनॉरिटीज को क्या-क्या मिला, उसको फटाफट से देख लेते हैं। हम बहुत ज्यादा एलिगेशन में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि एक्चुअली क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। नाउ इसको स्टोरी क्या कहती है कि यूनियन बजट ने 23-24 केम विद द रिडक्शन ऑफ 38% फंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में 38% का रिडक्शन हुआ और इसकी वजह से जो मदरसाज हैं उनको सबसे ज्यादा हिट होगा इसके ऊपर। और क्योंकि हमारा जो एजुकेशन वाला सेक्टर है जहाँ पे स्कूल एजुकेशन, हायर रिसर्च और लोकल डेवलपमेंट एरिया ऑफ माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है, उस पर पहले जो बहुत सारी पॉलिसी बनी जिनको रोक दिया गया और अब जो एलोकेशन कम हुआ है जिससे जिससे अब ज्यादा बड़ा हिट लग रहा है एज पर द दिस आर्टिकल। नाउ इसमें कुछ मेंशन कर, जो पहला सवाल मेंशन किया था विच आर द मोस्ट अफेक्टेड स्कीम्स, कौन कौन सी हैं जिसमें हाउ, और वो उनमें से सबसे ज्यादा है नई मंजिल और उस्ताद, जो पहले एक पॉलिसी है उसका नाम मेंशन यहाँ पे किया गया है। तो नई मंजिल क्या है? द स्कीम नई मंजिल एम टू बेनिफिट द यूथ बोथ मेन एंड वीमेन बिलोंगिंग टू 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज टू 17 to 35 years ऑफ एज। मतलब ये उस यूथ को कवर करता है जिसकी एज 17 से 35 साल है, who do not have formal school leaving certificate, जो इनके पास फॉर्मल स्कूल लीविंग का सर्टिफिकेट नहीं है। those in the categories of school drop out or educated in the community education institutes like मदरसास। तो ठीक है, तो सबसे बड़ा हिट यहाँ पे माइनॉरिटी से मदरसास को ही हुआ है। नई मंजिल जो पॉलिसी है उसमें से एक पॉलिसी है। साथ ही साथ उस्ताद जो थी वो 2015 में लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसका टारगेट था टू अपग्रेड द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेडिशनल स्किल्स ऑफ मास्टर क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिजन्स। इसको भी आप रेफर कर सकते हैं, प्री पूछा जा सकता है। एज एप्लीकेशन थी 14 से 35 साल के लोग और इसमें कम से कम व्यक्ति को 5th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए था। तो वो ये कह रहे हैं कि इस बार का माइनॉरिटीज का नंबर बहुत कम है, लेकिन प्री के पर्पज से ये दोनों पॉलिसी आपसे पूछी जा सकती है। नाउ जिस्ट क्या है कि यूनियन बजट फॉर 23-24 केम विद अ रिडक्शन ऑफ 38%। जब समझ के मदरसा को काफी इफेक्ट होगा, इसके बाद एजुकेशन सिस्टम फॉर मदरसा को हिट होगा बहुत बड़ा। और साथ ही साथ अनदर स्कीम विच सफर्ड द मोस्ट वाज अ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव अमंग माइनॉरिटी, जिसको मैंने हमने उस्ताद को देखा। तो उस्ताद और नई मंजिल का इफेक्शन लिया। पूरा आर्टिकल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये अवेलेबल है द हिंदू की वेबसाइट से, आप पढ़ सकते हो। पर मेरे हिसाब से सिर्फ जस्ट और ये बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपसे शेयर करी, क्योंकि एलोकेशन का नंबर्स है, एलोकेशन का इतना रिक्वायरमेंट रहता नहीं है हमारे प्रिपरेशन में। नेक्स्ट आर्टिकल है द सागा ऑफ स्पाई बलून इन यूएस एयर स्पेस। इसमें मेंशन कर रहे हैं कि जो अभी तक की घटना चक्र है उसको समझने की बात है, वो ऑलरेडी हम गो थ्रू कर चुके हैं, कई बार डिस्कस हो चुका है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को भी हम देखेंगे। द सागा ऑफ स्पाई बलून इन यूएस स्पेस एयर स्पेस, what are the spy balloons and what are they capable of, ये देखेंगे। why did the Chinese balloon enter US airspace, how did the both government react, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं न्यूज एनालिसिस में, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। has China being accused of a similar incident before, how did Beijing respond after the balloon was shot down। ये पूरा इस आर्टिकल में है, आप चाहिए तो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखेंगे क्योंकि मैं पहले भी इसको कई बार समझा चुकी हूँ। What are the spy balloons? क्या है? Spy balloons are high altitude surveillance tools that usually operate at 80,000 to 1,20,000 feet पे उड़ते हैं, well above the cruising altitude of commercial aircraft to gather intelligence and carry out other military missions। तो ये इतने high altitude पे उड़ते हैं, ये मतलब नॉर्मल कमर्शियल एयरक्राफ्ट और इंटेलिजेंस वाले जो क्राफ्ट होते हैं, मिलिट्री मिशन होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उनसे भी ऊपर उड़ते हैं। आप देखें तो कमर्शियल यहाँ पे आएगा 12,000 मीटर पे, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर और ये भी उससे ऊपर उड़ने की कैपेसिटी रखता है। उसके बाद उसके साथ ही साथ टिपिकली ऑपरेट्स 24,000 37,000 मीटर। ये शायद पूछा जा सकता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी ऊपर उड़ने की है। ठीक है, टिपिकली अ स्पाई बलून इज इक्विप्ड विद कैमरास, इमेजिंग डिवाइसेस सस्पेंडेड बीनीथ द गैस फिल्ड वाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर काफी सारे इक्विपमेंट्स भी रह सकते हैं, तभी तो वो कैप्चर करेगा इन्फॉर्मेशन को।
Now, due to their proximity to the Earth's surface, they can widely scan an area from close quarters and capture clearer high resolution images of the target. और साथ ही साथ इनका जो ऑल्टीट्यूड है वो भी चेंज किया जा सकता है विंड करंट्स के हिसाब से। और ताइवान हैज अक्यूज्ड पीएलए, पहले भी ताइवान ने पीएलए को अक्यूज किया है कि ऐसी घटना पहले भी हुई है, अंडमान में भी ऐसी घटना हो चुकी है और चाइना को क्वेश्चन किया जा चुका है। साथ ही साथ जापान में भी घटना ऐसे पहले हो चुकी है जहां पे चाइना ने स्पाई बलून उनके ऊपर छोड़े थे। नाउ इसके ऊपर देख लेते हैं कि जिसका ट्रेजेक्ट्री थी, जो जहां से इसका मूवमेंट था वो चाइना से यहाँ पे पैसिफिक होते हुए, आप देखिए यहाँ पे अल्यूटियन आइलैंड है, वहां पे अलास्का में देखा गया है, वहां से लोकेट हुआ। उसके बाद यूएस में एंटर किया और मोन्टाना पे था, एक कहीं और पे भी था, उसका उसका प्रोजेक्शन किया गया था कि लुजियाना के आसपास कहीं है, लेकिन बाद में उसको फिर पंचर कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया। Now, February 1, the balloon was spotted over the city near one of the three nuclear missile silo fields of the country at the Malsmiso Air Force Base के पास था ये, ठीक है। ये पहले भी चाइना कर चुका है। और साथ ही साथ जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि उसके अंदर क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, कितनी हाइट पे वो उड़ता है, ये पहले यूएस सोवियत यूनियन के ऊपर कोल्ड वॉर में ऐसा कर चुका है। और साथ ही साथ इसके अलावा भी चाइना भी ऐसी चीजें पहले ट्राई कर चुका है जापान और इंडिया के ऊपर। सो देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा, पर ये जो क्वेश्चन है बेसिक प्री के पर्पज से पूछा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, जिससे हम समझ चुके हैं ना। नेक्स्ट आर्टिकल है क्विक रिसर्च, जिसमें इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप के बारे में है। तो कुछ समय पहले कनाडा ने इंडो पैसिफिक ट्रीटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात कही थी, कुछ समय पहले, लास्ट ईयर की बात है, तो उसको वेलकम किया है इंडिया ने। और साथ ही साथ ये भी मेंशन किया है कि उनके बीच की जो रिलेशनशिप है उनको रीसेट किया जा सके, क्विक रीसेट जरूरी है, क्योंकि बहुत बीच में डिटैचमेंट हो चुका है। जिस साल जस्टिन ट्रूडो लास्ट ईयर 2018 में यहाँ आए थे, कुछ घटना भी घटी थी जिसकी वजह से उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, तो उसको भी रीसेट करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो इंडिया कनाडा के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको भी आगे ले जाने की बात है। इन एडिशन, Canada's research for new markets to diversify its considerable economic engagement with China coincide with India's push। कनाडा को एक नई मार्केट की जरूरत भी है चाइना के साथ साथ इंडिया के लिए, तो उनका एक पुश है मार्केट की तरफ। और उनका जो जो अब इंडिया पे जो एक नई पॉलिसी चेंज हो रही है उसको, उसमें यूएस और कनाडा भी आते हैं, जहां पे वो एक नया सेंटर समझ रहे हैं, सेंटर की तरह मान रहे हैं इंडिया को, और तभी वो ट्रेड पैक्ट के लिए आगे आ रहे हैं, अच्छी बात है। साथ ही साथ न्यू दिल्ली हैज कंटिन्यू टू एक्सप्रेस कंसर्न्स ओवर द रिसर्जेंस ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिज्म एंड कॉल्स फॉर रेफरेंडम एमिड द सिख कम्युनिटी इन कनाडा। ये सवाल उठा, लेकिन इस पे कोई जवाब खास इस बार आया नहीं है, क्योंकि पहले ऑलरेडी इस तरह की डिप्लोमेटिक टॉक्स होने की बात रही है, डिस्कशन थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन उसको सीरियसली डिस्कस नहीं किया है, जो इंडियन डायस्पोरा के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। और देखते हैं वो शायद आने वाले टाइम में डिस्कस हो पाएगी। ये इस बार नहीं हुआ, लेकिन लेट्स सी कि आगे क्या हमारा रिलेशनशिप कितना इवॉल्व होता है इंडिया कनाडा के हवाले से। Now, Canada was among the first countries associated with the India's nuclear program. कनाडा पहला ऐसा देश था जिसने इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में उनको सपोर्ट किया, लेकिन 1980 के बाद चीजें बदल गई। और जो हमारा टेस्ट हुआ, 1974 के बाद चीजें बदल गई, लेकिन 80 तक आते आते कुछ चीजें ठीक हुई थी हमारे बीच में। लेकिन फिर जो है 2010 में के बाद जब विजिट हुई, और 2018 में, 2015 के बाद जो हमारा डिस्कशन हुआ 2018 में, वो काफी अच्छा नहीं रहा। तो उसके चक्कर उसकी उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये विजिट है वो काफी प्रोडक्टिव हो सकती है आने वाले टाइम में। और हम अपना जो हमारा जो पैक्ट है, जो कनाडा को लेकर के जो हमारा सीईसीपी का पैक्ट है, उसको भी देखते हैं कि शायद आगे शायद वो रिफर्बिश कर सकता है, ये इस बात को मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है द 30 करोड़ मिसिंग वोटर्स आर मोस्टली यंग अर्बन और माइग्रेंट्स। इस बात को हाईलाइट करता है आर्टिकल, जहां पे वो कह रहे हैं कि 30 करोड़ तो ये यंग वोटर्स मिसिंग है, लेकिन नंबर कहते हैं कि 67.1% 2019 की लोकसभा में वोटर्स बढ़े हैं, टर्नआउट बढ़ गया है। इंडिया रैंक फॉर 74th अमंग द 162 कंट्रीज एनालाइज, मतलब हमारा नंबर 74वें नंबर पे आ गया है और हमारे वोटर्स बढ़े हैं, पर 30,000 करोड़ नंबर्स मिसिंग है, ये आर्टिकल कहता है। इस पिक्चर में अगर आप देखिए, ये एक इन्फोग्राफिक है, तो आप देखिए सबसे ज्यादा जो है द 3 पार्लियामेंट्री सीट्स फ्रॉम स्टेट्स विच रिकॉर्ड द लोएस्ट वोटर टर्नआउट 2019 में, वो है वेस्ट बंगाल के ये सारी कंस्टिट्यूएंसीज, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तो ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं कि जहां पे वोटर्स टर्नआउट लोएस्ट है, सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का नंबर वो 74वें नंबर पे है। और ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे नंबर्स तो बड़े हैं, लेकिन उसमें से 30,000 ऐसे वोटर्स हैं जो गायब हैं। अगर आप चाहें तो इसका पूरा आर्टिकल देख सकते
इफ यू वांट आप पूरा उसका आर्टिकल द हिंदू का अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हैं, पर इन्फोग्राफिक के मामले से आप उसको देख के अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस, सो प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।